बचपन के वो स्कूल के दिन याद आते हैं जब हर साल नई किताबें मिलती थी। उन नई किताबों की मतलब उनकी वो एक खास महक होती थी, हाँ बिल्कुल। वो नई पन्नों की महक तो शायद ही कोई भूल पाए। है ना? और जब भी हम इतिहास या नागरिक शास्त्र की किताब का पहला पन्ना पलटते थे तो वहाँ हमेशा एक चीज छपी होती थी। एक पन्ना जिस पर बहुत ही भारी भरकम शब्दों ने लिखा होता था, हम भारत के लोग। जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ वही। लेकिन सच कहूं तो उस उम्र में ज्यादातर बच्चे बस उस पन्ने को पलटकर सीधे पहले चैप्टर पर पहुंच जाते थे। मतलब उस वक्त उन शब्दों के भारीपन का कोई अंदाजा ही नहीं होता था। ये तो एक इंसानी फितरत है। देखिए, जो चीज़ हमारी आंखों के सामने रोज गुजरती है ना, वो एक तरह से अदृश्य हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। वो पन्ना इतनी बार देखा कि उसे बस एक औपचारिकता मान लिया गया, मानो वो केवल किताब के डिजाइन का ही एक हिस्सा हो। लेकिन जब हम उस दस्तावेज की कानूनी और ऐतिहासिक गहराई में उतरते हैं तो तस्वीर मतलब पूरी तरह बदल जाती है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो हमारा मिशन है वो ठीक उसी तस्वीर को समझना है। हमारे पास आज जो रिसर्च नोट्स और स्रोत हैं वो सीधे तौर पर भारत के संविधान के उस परिचयात्मक वक्तव्य को डिकोड करते हैं। जिसे हम प्रस्तावना या उद्देश्य का कहते हैं। हाँ, और जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहा जाता है। तो आज का हमारा लक्ष्य ये समझना है कि बचपन से देखे गए उस एक पन्ने को इतनी अहमियत आखिर क्यों दी गई है और कैसे ये पूरे देश के शासन का एक विजन बोर्ड है। ये विजन बोर्ड वाली बात बहुत सटीक है। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम संविधान जैसी विशाल और जटिल चीज को देखते हैं तो वो कानूनों और अनुच्छेदों का एक बहुत बड़ा जंगल लगता है। हाँ बिल्कुल, एक आम इंसान तो उसमें खो ही जाएगा। एकदम सही। तो ये प्रस्तावना उस जंगल का नक्शा है। ये सिर्फ एक परिचय नहीं है, बल्कि ये बताता है कि इस पूरे सिस्टम को बनाने के पीछे निर्माताओं की असली नीयत क्या थी। तो चलिए इस नक्शे को खोलकर समझते हैं। सबसे पहली ही लाइन जो मेरे विचार से दुनिया के सबसे ताकतवर राजनीतिक बयानों में से एक है, हम भारत के लोग। मतलब ये कोई आम शुरुआत नहीं है। ये स्थापित करता है कि इस देश की असल ताकत किसी राजा, किसी सेनापति या किसी एक नेता के पास नहीं है। अधिकारों और शक्ति का इकलौता स्रोत आम जनता है। बिल्कुल। और इस एक लाइन ने सत्ता के पूरे ऐतिहासिक समीकरण को ही पलट कर रख दिया था। वो कैसे? देखिए, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हजारों सालों से सत्ता हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती थी। मतलब राजा का आदेश ही कानून होता था। हाँ, और राजा को सत्ता किसी ईश्वरीय अधिकार या तलवार के जोर से मिलती थी। सही कहा। लेकिन 1950 में लागू हुआ ये दस्तावेज साफ साफ कहता है कि अधिकारों का स्रोत सीधे भारत के लोग हैं। ये जो पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत है, यह बताता है कि संविधान को उसकी ताकत किसी बाहरी साम्राज्य या किसी आसमान से नहीं, बल्कि जमीन पर चलने वाले आम लोगों से मिल रही है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो अब चूंकि ताकत और अधिकार सीधे जनता के हाथों से आ रहे हैं, तो अगला तार्किक सवाल ये उठता है कि उस जनता ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करके अपने लिए कैसा देश बनाया। जी। कानूनी भाषा में कहें तो जनता ने कैसा राज्य या स्टेट चुना। हमारा स्रोत बताता है कि दस्तावेज आगे बढ़ता है और 5 बहुत ही वजनी शब्दों में इस नए राज्य की पहचान तय करता है। हाँ, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। बिल्कुल, ये 5 शब्द मिलकर भारत के राजनीतिक स्वरूप का पूरा खाका खींचते हैं। तो चलिए इन पिलर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है सॉवरेन यानी संप्रभु। आम बोलचाल में आजादी का मतलब हम सब समझते हैं, लेकिन राजनीतिक शास्त्र में संप्रभु होने का मतलब थोड़ा और गहरा होता है। मतलब भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से खुद मुख्तार है। एकदम सही। अब कोई भी बाहरी ताकत, चाहे वो ब्रिटेन की संसद हो या कोई और महाशक्ति, वो भारत को ये आदेश नहीं दे सकती कि उसे अपने फैसले कैसे लेने हैं। तो अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाऊं, तो सॉवरेन होने का मतलब है किसी सख्त माता पिता के घर से बाहर निकलकर अपने नियम खुद बनाना, है ना? हाँ बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से देखें तो संप्रभुता का मतलब है किसी भी अन्य सत्ता के अधीन न होना। सॉवरेन शब्द ये सुनिश्चित करता है कि अब से इस भौगोलिक सीमा के भीतर बनने वाले हर कानून पर अंतिम मुहर सिर्फ यहाँ की चुनी हुई सरकार की होगी। इसके बाद के जो 2 शब्द हैं, सोशलिस्ट यानी समाजवादी और सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, यहाँ आकर मुझे हमारे रिसर्च नोट्स में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गुत्थी दिखाई देती है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ,
तब ये दोनों शब्द प्रस्तावना में थे ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये बात मुझे हमेशा से उलझाती रही है। मतलब क्या इसका अर्थ ये है कि 1976 से पहले भारत समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष नहीं था? ये बहुत ही पैना सवाल है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत 1976 से पहले धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी नहीं था। अच्छा। देखिए, संविधान के जो मूल अनुच्छेद हैं, जैसे मौलिक अधिकार, वे शुरुआत से ही धर्मनिरपेक्षता और समाज कल्याण की बात करते थे। लेकिन 1970 के दशक का वो दौर, जो इमरजेंसी यानी आपातकाल का समय था। हाँ, उसी समय, तब तत्कालीन सरकार ने ये महसूस किया कि इन दोनों सिद्धांतों को संविधान के सबसे प्रमुख पन्ने पर स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, ताकि राज्य की दिशा को लेकर कोई भी भ्रम न रहे। समझ गया। लेकिन अगर हम सोशलिस्ट शब्द की गहराई में जाएं, तो इसका हमारा अपना एक अलग वर्जन है। जब हम समाजवाद सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में सोवियत संघ का मॉडल आता है। बिल्कुल, जहां सब कुछ सरकार के कब्जे में होता है। हाँ, जमीन, कारखाने, बाजार, सब कुछ। लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि भारत का समाजवाद ऐसा नहीं है। सही कहा, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। मैं इसे ऐसे समझाती हूँ, ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिला जुला रूप है, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा है। अच्छा, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना। भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी काम करती है, जहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ मौजूद हैं। मतलब मकसद ये नहीं है कि हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए? एकदम नहीं। मकसद ये सुनिश्चित करना है कि संपत्ति कुछ ही हाथों में सिमटकर न रह जाए और विकास का फायदा समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। और यही बात सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्षता पर भी लागू होती है। जब मैं सेक्युलर शब्द के बारे में सोचता हूं तो अक्सर पश्चिमी देशों, खासकर फ्रांस का मॉडल याद आता है, जिसे लाइसिटे कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। वहां राज्य और धर्म के बीच एक सख्त दीवार होती है। मतलब राज्य धर्म से एकदम अलग रहता है। लेकिन हमारे भारतीय संदर्भ में सेक्युलर होने का मतलब थोड़ा अलग और शायद ज्यादा समावेशी है। जी, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर चलती है। इसका मतलब राज्य और धर्म के बीच पूरी तरह से तलाक नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि राज्य की नज़रों में सभी धर्म समान हैं। सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों को फलने फूलने का समान अवसर और सम्मान देगी। और हाँ, अगर राज्य को लगता है कि किसी धार्मिक कुप्रथा से समाज का नुकसान हो रहा है, तो वो उसमें सुधार के लिए दखल भी दे सकता है। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। तो इसके बाद आते हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और रिपब्लिक यानी गणराज्य। बिल्कुल। अक्सर आम चर्चाओं में लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि दोनों का मतलब बस चुनाव और वोट देना है। लेकिन राजनीतिक ढांचे में इन दोनों के बीच एक बारीक और बहुत ही अहम अंतर है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, डेमोक्रेटिक होने का संबंध सरकार चुनने की प्रक्रिया से है। भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, उसे अपनाया है। मतलब एक तय उम्र के बाद हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। हाँ, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो। 1950 के दशक में हर किसी को वोट का अधिकार देना दुनिया की नजर में एक बहुत ही साहसिक कदम था। बिल्कुल। लोकतंत्र यह तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, लेकिन रिपब्लिक का क्या काम है? मैं बताती हूँ। अगर मैं ऐसे एक सरल उपमा से देखूं, तो मान लीजिए एक देश एक बड़ा घर है। लोकतंत्र यह तय करता है कि इस घर को चलाने वाली कमेटी कौन होगी, लेकिन रिपब्लिक ये तय करता है कि इस घर का मुखिया कौन होगा। एकदम सटीक। रिपब्लिक होने का मतलब है कि देश का सबसे बड़ा पद, जो हेड ऑफ स्टेट का पद होता है, वो कोई खानदानी या वंशानुगत पद नहीं होगा। क्या मैं सही सोच रहा हूं? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसे हम ब्रिटेन से तुलना करके समझ सकते हैं। ब्रिटेन एक शानदार लोकतंत्र है। वहां सरकार जनता चुनती है, लेकिन वो एक रिपब्लिक नहीं है। क्योंकि वहां राज्य का प्रमुख आज भी एक राजा या रानी होते हैं। जी, जो जन्म के आधार पर तय होते हैं। इसके उलट भारत ने रिपब्लिक चुना। हमारे राज्य के प्रमुख यानी राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इस देश का कोई भी आम नागरिक अपनी योग्यता के बल पर उस सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है।
तो अब तक की चर्चा से ये स्पष्ट हो गया कि जनता ने अपने लिए एक ऐसा राज्य बनाया जो आज़ाद है, समाज के हर तबके का ख्याल रखता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है और जहां राजा का बेटा राजा नहीं बनता। अब इस ढांचे के बनने के बाद अगला और सबसे अहम सवाल आता है कि ये राज्य अपने नागरिकों को क्या देगा, इसके वादे क्या हैं? बंधुत्व। और यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर एक आधुनिक और सभ्य समाज खड़ा होता है। मतलब ये महज कुछ आदर्श शब्द नहीं है, बल्कि ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने के लिए ही इस पूरे सिस्टम की रचना की गई है। बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो हमारे स्रोत पढ़ते हुए मुझे सबसे ज्यादा खटकी, या यूं कहें कि जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो है इन शब्दों का क्रम। हाँ, प्रस्तावना में जस्टिस यानी न्याय को लिबर्टी और इक्वालिटी यानी स्वतंत्रता और समानता से पहले रखा गया है। ऐसा क्यों? क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर एक इंसान भूखा है या उसे समाज में अछूत माना जाता है, तो उसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब कोई खास मतलब नहीं रह जाता। आपने बिल्कुल उसी नब्ज पर हाथ रखा है जो संविधान निर्माताओं के दिमाग में थी। ये क्रम कोई इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जन्म, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि धन और संपत्ति के आधार पर गैर बराबरी खत्म हो। जब तक समाज में ये न्याय स्थापित नहीं होता, तब तक आजादी का फायदा केवल मुट्ठी भर ताकतवर लोग ही उठा पाएंगे। तो मतलब न्याय वो जमीन तैयार करता है जिस पर स्वतंत्रता का पेड़ उग सकता है। राजनीतिक न्याय का मतलब यही हुआ कि हर व्यक्ति की आवाज की राजनीतिक अहमियत बराबर हो। एकदम सही। और जब ये जमीन तैयार हो जाती है, तब बात आती है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये निरंकुश आजादी नहीं है। प्रस्तावना स्पष्ट रूप से कहती है कि यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ये वो माहौल है जिसमें एक नागरिक अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास कर सकता है। लेकिन ये स्वतंत्रता हमेशा कुछ तार्किक पाबंदियों के साथ आती है, ताकि एक की आजादी दूसरे के लिए खतरा न बन जाए। हाँ, और इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है इक्वालिटी यानी समानता, अवसर और दर्जे की समानता। राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई विशेषाधिकार वाला बर्ताव नहीं करेगा जी। सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलेगा। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। अगर समाज में न्याय है, सबको आजादी मिली हुई है और सबको समान अवसर मिल रहे हैं, तो इसके बाद क्या? इसके बाद एक और शब्द आता है, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व या भाईचारा। हाँ, यही बात मुझे पूछनी थी। एक कानूनी दस्तावेज में भाईचारे जैसे भावनात्मक शब्द की क्या जरूरत पड़ गई? ये जरूरत भारत की जमीनी हकीकत से पैदा हुई थी। देखिए, भारत कोई एक भाषा, एक धर्म या एक नस्ल वाला देश नहीं है। ये विविधताओं का एक महासागर है। बिल्कुल। ऐसे में अगर महज कानून बनाकर छोड़ दिया जाए, तो देश एक नहीं रह सकता। बंधुत्व वो गोंद है जो इस पूरे सिस्टम को जोड़े रखता है। बहुत सही उपमा है। प्रस्तावना कहती है कि ये बंधुत्व दो चीजें सुनिश्चित करेगा। एक तो व्यक्ति की गरिमा यानी हर इंसान की अपनी एक रिस्पेक्ट हो, और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अगर लोग एक दूसरे को अपना नहीं मानेंगे, तो कोई भी संविधान देश को टूटने से नहीं बचा सकता। ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया का सबसे बेहतरीन विजन बोर्ड है। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असल मतलब क्या है? आप क्या जानना चाहते हैं? मान लीजिए अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसे आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या वो इन भारी भरकम शब्दों को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि देखिए, प्रस्तावना में लिखा है, सरकार से कहिए कि मुझे आर्थिक न्याय दे? यहीं पर इस दस्तावेज की कानूनी वास्तविकता सामने आती है। कानूनी नजरिए से प्रस्तावना सीधे तौर पर किसी भी न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है। अच्छा। जी, इसे कानूनी भाषा में नॉन जस्टिशिएबल कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप केवल प्रस्तावना के आधार पर सरकार को कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये सरकार की शक्ति का स्रोत भी नहीं है और सरकार की शक्तियों पर सीधी पाबंदी भी नहीं लगाता। ये बात तो थोड़ी निराश करने वाली है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना शानदार विजन, लेकिन अदालत में इसकी कोई कानूनी गारंटी नहीं। तो फिर इस पहले पन्ने का फायदा ही क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक कागजी शेर है? नहीं, इसे कागजी शेर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। इसका फायदा बहुत गहरा और व्यापक है।
वो कैसे? भले ही आप इसे लेकर सीधा केस फाइल ना कर सकें, लेकिन न्यायपालिका के लिए ये एक मार्गदर्शक प्रकाश या गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। ये पूरे संविधान का दर्शन है। जब भी कभी किसी कानून को लेकर विवाद होता है या संविधान के किसी अनुच्छेद के कई मतलब निकल रहे होते हैं और अदालत असमंजस में होती है, तब जज हमेशा प्रस्तावना की ओर देखते हैं। इसे मैं एक बहुत ही व्यावहारिक तरीके से सोच पा रहा हूँ। मान लीजिए कि प्रस्तावना किसी लंबी और जटिल फिल्म के ट्रेलर या उस फिल्म के डायरेक्टर के विजन बोर्ड की तरह है। अच्छा, दिलचस्प उपमा है। हाँ, मतलब अगर फिल्म का कोई एक्शन सीन आपको पसंद नहीं आया तो आप डायरेक्टर पर मुकदमा नहीं कर सकते कि ट्रेलर में तो सब बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। लेकिन जब फिल्म का कोई सीन बहुत उलझा हुआ लगे या कहानी बीच में भटकती हुई महसूस हो, तब आप उस ट्रेलर या विजन बोर्ड को देखकर समझ सकते हैं कि इस पूरी कहानी को बनाने के पीछे डायरेक्टर का असली मकसद क्या था, वो दर्शकों को कहाँ ले जाना चाहता था। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। सुप्रीम कोर्ट ठीक यही करता है। वो संविधान के उलझे हुए धागों को सुलझाने के लिए निर्माताओं के इस विजन बोर्ड का इस्तेमाल करता है। और इस विजन बोर्ड की असली ताकत को जिस ऐतिहासिक मामले में सबसे अच्छी तरह समझा गया, वो था 1973 का केशवानंद भारती केस। हमारे आज के नोट्स में इस पर विशेष जोर दिया गया है। ओहो, केशवानंद भारती केस। इसका नाम तो अक्सर राजनीतिक बहसों में सुनने को मिलता है। इस केस ने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी थी, है ना? जी बिल्कुल। भारतीय कानूनी इतिहास में शायद इससे बड़ा और महत्वपूर्ण कोई और केस नहीं है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में इस केस में असल में हुआ क्या था? मैं समझाती हूँ। 1970 के दशक की शुरुआत में न्यायपालिका और संसद के बीच एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा था। तत्कालीन सरकार और संसद का मानना था कि उनके पास संविधान में कुछ भी संशोधन करने की शक्ति है। मतलब पूरा का पूरा संविधान ही बदल सकते हैं? उनका यही मानना था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच के सामने गया। इस केस में कोर्ट ने 2 बहुत बड़ी बातें तय की। पहली क्या थी? पहली तो ये कि प्रस्तावना संविधान का ही एक अभिन्न हिस्सा है। ये कोई बाहर से चिपकाया गया कागज नहीं है। और दूसरी बात? दूसरी और सबसे युगांतरकारी बात ये थी कि कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा का सिद्धांत पेश किया। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, यहाँ तक कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय और गणराज्य जैसे आदर्श प्रस्तावना में लिखे हैं, वो इस घर की नींव है। आप घर की दीवारें बदल सकते हैं, रंग रोगन कर सकते हैं, लेकिन आप उस नींव को नहीं खोद सकते। यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहूंगा जो शायद बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा। जी पूछिए। हमने शुरुआत में कहा कि हम भारत के लोग सर्वोच्च हैं और वे ही लोग संसद को चुनते हैं। बिल्कुल। तो अगर चुनी हुई संसद जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो पूरे संविधान या प्रस्तावना को पूरी तरह क्यों नहीं बदल सकती? क्या जजों का ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला फैसला एक तरह से लोकतंत्र के खिलाफ नहीं लगता? ये बहुत ही शानदार और आलोचनात्मक सवाल है। सतह से देखने पर ऐसा लग सकता है कि ये चुनी हुई सरकार की शक्तियों पर एक गैर लोकतांत्रिक ब्रेक है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर आप इसके दर्शन में जाएं तो इसका मकसद लोकतंत्र को उसी लोकतंत्र की कमजोरियों से बचाना है। मतलब? देखिए, इतिहास गवाह है कि कई बार भारी बहुमत वाली सरकारें, जिन्हें जनता नहीं चुना था, उन्होंने ही लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करके तानाशाही स्थापित कर दी। जर्मनी का उदाहरण दिमाग में आता है। बिल्कुल। मूल ढांचा का सिद्धांत दरअसल एक सुरक्षा वॉल्व है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अस्थायी बहुमत, भले वो 90% का ही क्यों ना हो, वो उन बुनियादी उसूलों को नष्ट ना कर दे जिन पर इस राष्ट्र का निर्माण हुआ था। ये भावी पीढ़ियों के अधिकारों को आज के बहुमत की मनमानी से बचाता है। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब वो एक पन्ना जिसे स्कूल में अक्सर पलटकर इग्नोर कर दिया जाता था, वो असल में पूरे देश के कानूनों और हमारे अधिकारों की सबसे मजबूत ढाल बनकर खड़ा है। जी। वह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करता है कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो देश की मूल आत्मा को नहीं मार सकती। इसीलिए प्रस्तावना को अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये महज एक परिचयात्मक पन्ना नहीं है, ये शासन चलाने वालों के लिए और देश के हर आम नागरिक के लिए एक नैतिक कंपस है। जब भी देश रास्ता भटकेगा, ये कंपस सही दिशा दिखाएगा। अगर हम आज की अपनी इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि प्रस्तावना महज कुछ 100 शब्दों का समूह नहीं है। ये एक कहानी है
जो बताती है कि इस देश में ताकत का स्रोत सीधे जनता है। उस जनता ने एक ऐसा राज्य बनाया जो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। और ये राज्य अपने हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व देने का पक्का वादा करता है। बिल्कुल सही। भले ही इसे लेकर सीधे कोर्ट का दरवाजा न खटखटाया जा सके, लेकिन जब भी देश में किसी नए कानून, चुनाव या बुनियादी अधिकारों को लेकर कोई बड़ी बहस छिड़ती है, तो उस बहस को मापने की असली कसौटी यही प्रस्तावना होती है। और मेरी नज़र में यही इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। जब लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूज़ देखते हैं, जब समाज में अधिकारों की बात होती है या किसी सरकारी नीति का विरोध होता है, तो असल में वो पूरी जद्दोजहद उसी विजन बोर्ड को सच साबित करने की कोशिश होती है। ये पन्ना इतिहास के किसी संग्रहालय में रखा कोई मरा हुआ दस्तावेज नहीं है। ये आज भी हमारे लोकतंत्र में रोज़ाना सांस ले रहा है। लेकिन इस पूरी गहरी चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कि इस दस्तावेज के भविष्य को लेकर बहुत मायने रखता है। अच्छा, वो कौन सा सवाल है? देखिए, हमने ये स्थापित किया कि प्रस्तावना अपनी पूरी शक्ति और अपना पूरा अस्तित्व हम भारत के लोग से हासिल करती है। जी, बिल्कुल। ये पूरा ढांचा इसी विश्वास पर टिका है कि देश के लोग इन आदर्शों को मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब यही लोग इन भारी भरकम शब्दों के अर्थ पर आपस में ही गहराई से बढ़ जाते हैं? ये एक बहुत ही जटिल और वास्तविक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है ना? मान लीजिए समाज का एक बड़ा हिस्सा धर्मनिरपेक्षता को कुछ और ही मतलब निकालता है और दूसरा हिस्सा उसका बिल्कुल उल्टा मतलब समझता है। या फिर स्वतंत्रता और न्याय की परिभाषा को लेकर ही जनता के बीच एक बहुत बड़ी वैचारिक खाई पैदा हो जाए, तब क्या होता है? क्या तब संविधान की ये जो आत्मा है वो भी बढ़ जाती है? ये सोचने वाली बात है। क्या लोगों की बदलती सोच के साथ ये आत्मा भी बदल जाती है? या फिर ये प्रस्तावना चुपचाप पूरी शांति के साथ इंतजार करती है कि हम भारत के लोग किसी दिन वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर फिर से एक साझा जमीन तलाश लें? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी लोकतंत्र के अस्तित्व की जड़ों को झकझोर देता है। और शायद इसका कोई रेडीमेड जवाब किसी कानून की किताब में लिखा ही नहीं है, क्योंकि इसका जवाब तो आने वाले वक्त में खुद इस देश के लोग ही तय करेंगे। बिल्कुल। तो अगली बार जब कहीं भी उस हम भारत के लोग वाले पन्ने पर नजर पड़े, तो उसे महज एक पन्ना समझने की भूल ना हो। उस एक पन्ने में एक पूरे राष्ट्र का दिल धड़कता है, उसकी उम्मीदें बसती हैं और उसका भविष्य तय होता है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सुनते रहें, सोचते रहें और हर उस चीज पर सवाल उठाते रहें जो आसपास घट रही है।